ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। आज हम अपनी ब्लॉक 3 की यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेबल डिजीजेस फर्स्ट, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। इसमें हम कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिनके क्लिनिकल सिम्टम्स, साथ में ही डायग्नोसिस और उनका प्राइमरी मैनेजमेंट और रेफरल किस प्रकार से किया जाना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें रहेगा मलेरिया, फाइलेरिया, काला अजहर, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू और चिकनगुनिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस मीन्स ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीजेस जो किसके द्वारा पैदा की जा रही हैं, किसके द्वारा उत्पन्न हो रही हैं? मॉस्किटो के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एज फॉर एज ह्यूमन हेल्थ इज कंसर्न्ड, मॉस्किटोज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग ऑल द इंसेक्ट्स। अगर बात की जाए जैसे ह्यूमन हेल्थ है, तो उसमें जो मॉस्किटो है उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, रोल है। सभी इंसेक्ट्स में, जिस प्रकार सभी इंसेक्ट्स जो अर्थ पर पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, उनमें से जो मॉस्किटो है उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। और ये क्या काम करते हैं, डिजीजेस अकर ड्यू टू 3 मेजर टाइप्स ऑफ मॉस्किटो इन इंडिया। और इंडिया में 3 प्रकार के मॉस्किटो के टाइप है जो सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाने का काम करते हैं या डिजीज स्प्रेड या करने का काम करते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? एनाफिलीज, कुलैक्स एंड एडीज एजिप्टी। हमने ये तीनों पढ़े हैं कि नहीं? है ना, ये तीनों हमने पढ़े हुए हैं। तो एनाफिलीज, कुलैक्स और एडीज एजिप्टी, ये 3 टाइप्स के जो कौन मॉस्किटोज हैं, ये सबसे ज्यादा इंडिया में डिजीज, जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, वो पैदा करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। द डिजीज कॉज्ड बाय दीज मॉस्किटो आर एज फॉलो। अब देखिए आगे और हम पढ़ते हैं क्या है। अब पता तो हमें यह तो पता चल गया कि 3 टाइप्स के जो मॉस्किटो वो सबसे ज्यादा इंडिया में डिजीज पैदा करते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज या फिर मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस के बारे में। अब हम देखते हैं मॉस्किटो कंट्रोल क्या क्या मीजर्स है। जो मच्छर है उनको, मॉस्किटोज है उन्हें किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, किस प्रकार के कंट्रोल मीजर्स यूज कर सकते हैं हम, जिससे जो मच्छर है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स क्या है। एन इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ मॉस्किटो कंट्रोल इज फॉलोड विच इज हाईलाइटेड इन। अब देखिए यहाँ पर हम मॉस्किटो को कंट्रोल करने के 3 प्रकार के मेजर्स का यूज करते हैं। कितने प्रकार का मेजर्स का यूज करते हैं हम? 3 टाइप्स के मेजर्स। कौन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। किस प्रकार से, मैं अभी पूछूंगा आपसे, पहले देखिए 3 प्रकार के जो मेजर्स हैं वो किस प्रकार के हैं। फर्स्ट एंटी लार्वल मेजर्स, सेकंड एंटी एडल्ट मेजर्स, तीसरा है पर्सनल प्रोटेक्शन। 3 मेजर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एंटी लार्वल मेजर्स, दूसरा है एंटी एडल्ट मेजर्स, थर्ड वन इज पर्सनल प्रोटेक्शन। अब एंटी लार्वल मेजर्स में क्या रहेगा, यहां पर हम क्या करेंगे, जो मच्छर हैं उनके लार्वा को क्या कर देंगे हम, उनके लार्वा को पैदा ही नहीं होने देंगे, लार्वा को ही क्या कर देंगे हम, नष्ट कर देंगे। इस एंटी लार्वल मीजर्स में हम ऐसे मीजर्स का उपयोग करेंगे जिसमें उनका लार्वा को हम क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे या लार्वा को पैदा ही नहीं होने देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे एनवायरमेंटल कंट्रोल, ओके, केमिकल कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल के थ्रू हम क्या करेंगे, वहां पर एंटी लार्वल मेजर्स का यूज करेंगे। और वहां पर उस एरिया में जहां पर भी मच्छर ज्यादा, वहां पर हम लार्वा को पैदा ही नहीं होने देंगे। क्लियर, समझ में आया? अगर वो आपसे पूछ अगर वो जैसे पूछता है कि इनमें से किस प्रकार का मेजर्स
एंटी लार्वल मीजर्स के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन ए एनवायरमेंटल कंट्रोल measures, option B chemical control measures, option C biological control measures, option D mosquito net। मॉस्किटो नेट, ठीक है। तो एंटी लार्वल मीजर्स में क्या है, जैसे एनवायरमेंट को क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना। केमिकल मीजर्स में जैसे कि केमिकल मीजर्स का कंट्रोल करना, यूज करना, ठीक है, फॉगिंग वगैरह कराना, ठीक है, और बायोलॉजिकल मीजर्स यूज करना। ठीक, अब देखते हैं एंटी एडल्ट मीजर्स में क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए लार्वा तो पैदा हो गया, उससे मच्छर भी बनने लगे, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, तो उस टाइम पर क्या करेंगे। हाँ, क्या हो गया। हाँ, क्या दिक्कत है, ये किसको दिक्कत है। ये स्पीकर म्यूट कर ले, कौन है जो बात कर रहा है। हेलो। अरे स्पीकर म्यूट करो, कौन है, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं। हाँ। अरे एंटी एडल्ट मीजर्स, अब एंटी एडल्ट मीजर्स में देखिए रेसिडुअल स्प्रेज। ये साउंड किसके यहाँ से आ रही है। ओके, चलिए। अब एंटी एडल्ट मीजर्स में देखिए क्या है, स्प्रे करना, स्पेस स्प्रे करना, जेनेटिक कंट्रोल करना, ये क्या है, एंटी एडल्ट मीजर्स कहलाता है। ठीक, अब इसमें आपको देखो स्प्रे करना, रेसिडुअल स्प्रे है ना, स्पेस स्प्रे है, जेनेटिक कंट्रोल करना, फॉगिंग करना, ये सारा किस में आएगा, एंटी एडल्ट मीजर्स के अंदर आता है। ठीक, अब देखिए तीसरा देखते हैं जो है पर्सनल प्रोटेक्शन। इसमें क्या है, इसमें जैसे मॉस्किटो नेट का यूज करना, स्क्रीनिंग करना, रिपेलेंट्स का यूज करना, दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोटेक्शन। ओके, तो तीन प्रकार के मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स हैं जो यूज किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो। हाँ, अब जैसे उसने पूछा कि मॉस्किटो नेट का यूज करना किस प्रकार के मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स के अंदर आएगा। पर्सनल प्रोटेक्शन, स्क्रीनिंग, यूज ऑफ रिपेलेंट्स, वो आपसे पूछेगा फॉगिंग किसके अंदर आता है। हाँ, एंटी एडल्ट मेजर्स में। अब वो आपसे पूछ लेगा कि किस स्टेज में जो मॉस्किटो का लार्वा है उसे पैदा नहीं होने देता, उसके जो लार्वा है उसी को उसको नष्ट कर दिया जाता है, वो किस प्रकार के मेजर्स के अंदर आता है। क्लियर हुआ इतना सभी को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, याद रखना। चलिए अब आगे हम क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं एंटी लार्वल मीजर्स, एंटी एडल्ट मीजर, पर्सनल प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जो इन्होंने लिखा है। तो पहला जो हम देखते हैं, पहला क्या है, देखिए एंटी लार्वल measures, environmental control measures are directed at reducing the mosquito breeding places by environmental manipulation and modification। तो एनवायरमेंट कंट्रोल में क्या करेंगे हम, उनकी जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है उसको रोकेंगे कि वो ब्रीडिंग ही ना कर पाए, जैसे एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन और मॉडिफिकेशन करके। केमिकल कंट्रोल इज डन बाय द यूज ऑफ लार्विसाइडल लाइक केरोसिन्स, पेरिस ग्रीन एंड सिंथेटिक इंसेक्ट। और केमिकल कंट्रोल में जो मिट्टी का तेल, सरसों, ग्रीन पेरिस है, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स है, इनका यूज करके हम उन्हें क्या कर देंगे, किल करने की कोशिश करेंगे। Biological control can be done by the using a larva eating fish known as Gambusia।
अब वो यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि मले जो मच्छर है उनके लार्वा को खाने के लिए कौन सी मछली का यूज किया जाता है। अब वो अब वो हाँ आया था। अब वो किस प्रकार के मीजर्स में आता है। एंटी लार्वल मीजर्स के अंदर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसके अंदर आता है। क्लियर याद रखें, ठीक है। अब वो पूछ लिया ग्रीन पेरिस या केरोसिन का यूज करना किस प्रकार के मीजर्स में आता है। हाँ, केमिकल कंट्रोल किसके अंदर, केमिकल कंट्रोल किसके अंदर करते हैं। हाँ, पूरा पता होना चाहिए ना, तो वो कंफ्यूज नहीं करेगा हमें। चलिए, इतना क्लियर हुआ। मैं फिर बोल रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब सेकंड देखिए, एंटी एडल्ट मेजर्स। इंसेक्टिसाइडल रेसिडुअल स्प्रे ऑफ डीडीटी, मैलाथन एंड स्पेस स्प्रे, फॉगिंग ऑफ पायरिथेनम एक्सट्रैक्ट, दीज आर कॉल्ड एंटी एडल्ट मेजर्स। अब उसने पूछ लिया कि फॉगिंग करना डीडीटी का या मैलाथन का से फॉगिंग करना किसके अंदर आता है। एंटी एडल्ट मीजर्स के अंदर। ओके, अब देखिए पर्सनल प्रोटेक्शन। इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द मॉस्किटोज एक्सेप्ट एडीज जनरली बाइट एट नाइट। बहुत सा मोस्ट ऑफ द मॉस्किटो एक्सेप्ट, ज्यादा कुछ बहुत सारे मॉस्किटो होते हैं जो नाइट में भी बाइट करते हैं, एक्सेप्ट एडीज। एडीज मॉस्किटो नाइट में नहीं काटता, ठीक है। Therefore, mosquito net can offer protection during sleep। और प्रोटेक्शन के फॉर्म में प्रोटेक्शन करना मींस, पर्सनल प्रोटेक्शन का मींस है ऐसी चीजों का यूज करें जिससे हम खुद को बचा सकें। जैसे कि यूज ऑफ मॉस्किटो नेट इज द, मॉस्किटो नेट का यूज करना किस प्रकार का प्रोटेक्शन है, पर्सनल प्रोटेक्शन। ओके, and the mosquitoes should be light colored with the diameter of each holes less than 0.0475 inches। और कितना छोटा, इस कितने छोटे रहते हैं इसके होल। हाँ, इंच। एंड स्क्रीनिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज विथ नेट्स ऑल्सो प्रोहिबिट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो इनसाइड द हाउस। और क्या करना, स्क्रीनिंग करना, डोर्स विंडो की अच्छे तरीके से वहां देखना, साफ सफाई रखना, और जिससे नेट का इस तरीके से यूज करना कि वो लोग घर, जो मॉस्किटोज हैं वो पहली बात तो घर में ही ना आ पाए, अगर घर में आ भी गए तो वो नेट के अंदर ना आए और हम सुरक्षित रहें, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट चलें आगे। अभी जो मैंने पूछा था उसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तुम कहाँ गए थे, नाम बताओ अपना, क्या नाम है। राजा। अभी मैंने पूछ, और बाकी के स्टूडेंट बताएं, मैंने अभी क्वेश्चन पूछे थे कि नहीं। राजा जी खोए नहीं, यहीं रहे, नींद ना ले अभी, ठीक है। चलिए एक बार एक्सरसाइज फिर देख लो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सी डिजीजेज है जो वायरस के द्वारा कॉज्ड होती है। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, नॉन ऑफ द अबव। वेरी गुड, डेंगू। हमने पढ़ा था डेंगू वायरल बॉर्न डिजीज थी, पढ़ा था कि नहीं। हाँ। दूसरा क्वेश्चन, फॉगिंग इज अ मेथड टू किल द मॉस्किटो एट विच स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। हम फॉगिंग कौन सी स्टेज पर करते हैं, लार्वा पे, प्यूपा पे, एडल्ट पे, एग पे। एडल्ट पे पढ़ा था कि नहीं, इसीलिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं मलेरिया की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सी वेक्टर बॉर्न या मॉस्किटो बॉर्न डिजीज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, मलेरिया। चलिए अब देखिए, मलेरिया इज अ कॉमन डिजीज इन इंडिया। इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा कॉज होता है। और इसको ट्रांसमिट कौन करता है। हाँ, वेरी गुड। मैंने आपको कॉजेज और कॉज कौन करता है, ट्रांसमिट कौन करता है, दोनों में अंतर बताया था कि नहीं। हाँ, तो ट्रांसमिट टू द मैन बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ओके,
आगे देखिए, मलेरिया इज कॉमनली कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम बाइवेक्स एंड फैल्सिफेरम इन इंडिया। और मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो मलेरिया फैलाते हैं वो मेनली दो वायरस के, दो बैक्टीरिया, दो टाइप होते हैं मॉस्किटो के। कौन कौन से? बाइवेक्स और फैल्सिफेरम। ठीक है। अब मैंने एक चीज और पूछी थी आपसे कि किस प्रकार का जो मलेरिया का मॉस्किटो का टाइप है जो इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता है, कौन सा है वो? कौन सा? नहीं नहीं नहीं। हाँ, मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेली। हाँ, ओवेली। ठीक है। आगे देखिए, प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम हैज अ हायर मोर्टेलिटी देन प्लाज्मोडियम बाइवेक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब हायर मोर्टेलिटी रेट किस किस प्लाज्मोडियम की रहती है? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। हाँ, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम की जो मोर्टेलिटी है वो हायर रहती है कंपेयर टू द प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। क्लियर? नहीं, फॉल्सिफेरम है। ओके, चलिए। अब यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा, मलेरिया के क्लिनिकल सिम्टम्स और डायग्नोसिस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मलेरिया के क्लिनिकल सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस। देखिए क्या है, मलेरिया इज कैरेक्टर बाय paroxysmal attacks of fever every third or fourth day. The fever attacks have three distinct stages. और मलेरिया का जो फीवर है वो अटैक करता है थर्ड और फोर्थ डे पर, ज्यादा आता है ना, तीसरे और चौथे दिन पर। ठीक है। एंड और कौन कौन सी स्टेज पाई जाती है फीवर की? तो तीन स्टेज पाई जाती है। आपने रायगर पढ़ा है? किसी ने रायगर पढ़ा था नर्सिंग फंडामेंटल में? तो जब रायगर पढ़ा होगा तो रायगर की तीन स्टेज पढ़ी होंगी, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज, पढ़ी थी कि नहीं? उसी प्रकार से मलेरिया की भी तीन डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेजेस हैं जो पाई जाती हैं, वो है कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। ओके। अब देखिए क्या क्या रहता है कोल्ड स्टेज में। क्या रहेगा कोल्ड स्टेज में? रहेगा कि हेडेक होगा पेशेंट को, नोजिया, वॉमिटिंग एंड चिल्स विथ राइगर्स। और उसको कपकपी के साथ क्या आएगी? राइगर आएगा। ठीक। एंड द टेम्परेचर राइजेस एंड दिस स्टेज लास्ट फॉर एन आवर। और ये इसमें टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है साथ में ही। ये कब दिखती है ये स्टेज? कुछ कुछ घंटे के लिए है ना, लास्ट फॉर एन आवर। ठीक है, लास्ट के आधे एक घंटे के लिए ये स्टेज देखने को हमें मिलती है। अब देखिए, अब हम देखते हैं हॉट स्टेज। तो इसमें क्या रहेगा? हेडेक, वॉर्सन हेडेक, बहुत ज्यादा सिर दर्द होगा, बॉडी टेम्परेचर वेरी हॉट एंड इट्स लास्ट फॉर 2 to 6 आवर्स। और ये हॉट स्टेज हमें कब देखने को मिलेगी? 2 से 6 घंटे में देखने को मिलेगी। ठीक। अब देखिए लास्ट, स्वेटिंग स्टेज। द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन टू नॉर्मल विथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग। अब टेम्परेचर इसमें क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, नॉर्मल तक आने लगेगा, और लेकिन इसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग होने लगी, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, है ना, पसीना आएगा पेशेंट को। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? पहले तो वो पूछेगा कि मलेरिया की जो फीवर अटैक की कितनी स्टेजेस होती हैं? 3। कौन कौन सी? हाँ, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। अब वो यहां से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि मलेरिया के फीवर अटैक की किस स्टेज में वॉर्सन हेडेक और देखने को मिलता है, तथा बॉडी टेम्परेचर वो वेरी हॉट रहता है, और लास्ट 2 से 6 घंटे के लिए जो देखने को मिलती है वो कौन सी स्टेज होती है?
फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, इन विच फीवर अटैक ऑफ द मलेरिया द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन टू नॉर्मल विथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग। ये किस प्रकार की स्टेज में पाया जाता है? कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव? स्वेटिंग स्टेज। क्लियर हो गया इतना? ओके। मलेरिया में प्रोक्सिमल अटैक्स जो फीवर का होता है वो कौन से दिन देखने को मिलता है? ऑप्शन, अरे पहले सुन तो लो, 2 से 6 कहां दिख रहा है? कौन ने बोला 2 से 6? पहले ऑप्शन तो सुनो। ऑप्शन ए, फर्स्ट डे ऑफ द फीवर। ऑप्शन बी, थर्ड डे ऑफ द फीवर। ऑप्शन डी, फिफ्थ डे ऑफ द फीवर। या फिर ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ में से कोई भी दे सकता है वो। ओके, मैं फिर समझा रहा हूं सभी को, जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको भी, कभी भी हड़बड़ाहट में जल्दी में आंसर ना बताएं, ना टिक करें। कम से कम 2 बार क्वेश्चन को सुने या पढ़ें, उसके ऑप्शन 2 बार पढ़ें, फिर टिक करें। नहीं आता तो छोड़ दें, लेकिन गलत टिक ना करें, पहली बात। दूसरी बात, कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, फर्स्ट बार में डिक्लेयर ना करें आंसर। क्लियर? ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी तक क्लिनिकल सिम्टम्स और डायग्नोसिस पढ़ी थी। अब देखिए क्या है। अपार्ट फ्रॉम द सिम्टम्स अबव, द पेशेंट मे हैव जॉइंडिस, एनीमिया एंड अदर कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर इन मलेरिया। और इसके साथ ही और भी कोई सिम्टम्स है जो देखने को पेशेंट में मिल सकते हैं, जैसे जॉइंडिस, एनीमिया, और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है मलेरिया के साथ में। ठीक है, the diagnosis of malaria can be made by microscopy or rapid diagnostic test. The microscopy to identify malaria parasites can be done by making thick and thin films. अब क्वेश्चन बना देगा कि मलेरिया की डायग्नोसिस मतलब किस किस बीमारी या किस वेक्टर डिजीज में हम थिक एंड थिन फिल्म बनाते हैं, तैयार करते हैं पैरासाइट की। किसके अंदर करते हैं? मलेरिया के और के भी अंदर करते हैं, लेकिन अभी हमें मलेरिया सिर्फ याद रखना है क्योंकि हमने मलेरिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। बोथ ऑन द सिंगल माइक्रोस्कोपिक स्लाइड द थिक फिल्म इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस एंड द थिन फिल्म फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मलेरिया स्पीसीज। ओके, rapid diagnostic kit can also be used to make the diagnosis of malaria, but should be carefully used to avoid false negative results. प्लीज रेफर प्रैक्टिकल बुक। और ये प्रैक्टिकल बुक में दिया हुआ है किस प्रकार से हमें मलेरिया किट को यूज करना है, रैपिड जो टेस्ट किट आती है उसको। ठीक है, अब हम देखते हैं प्राइमरी मैनेजमेंट क्या करेंगे हम मलेरिया के अंदर, और इसके साथ में ही हम इस प्रकार से उसको रेफरल करेंगे। तो पढ़िए, फॉर एनी सस्पेक्टेड केस ऑफ मलेरिया अ ब्लड टेस्ट और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी डन। अगर जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई मलेरिया का पेशेंट है या फिर उसको फीवर आ रहा है चिल्स के साथ, तो हम सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट करेंगे। ओके, चाहे रैपिड किट के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं, चाहे हम माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के थ्रू उसका टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे। द मेडिसिन चूजन विल डिपेंड अपॉन वेदर द पेशेंट हैज वाइवैक्स और फॉल्सीफेरम। अब यहाँ हमें यह देखना है कि जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है या फिर मिक्स है। आप लोगों ने कम्युनिटी विजिट की होंगी, की थी कि नहीं? पीएससी सीएससी पर विजिट करने गए थे, वहां पर पैथोलॉजी के में गए थे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर गए थे कि नहीं? जो लोग नहीं गए थे कोई बात नहीं, कुछ लोग तो गए थे ना। तो वहां आपने, या फिर आप जैसे ही सीएससी में घुसे होगे, अंदर एंटर किए तो वहां एक बड़ा चार्ट लगा होगा जिस पे लिखा होगा मलेरिया से सुरक्षा के उपाय, मच्छरों से किस प्रकार बचें। इसके अलावा मलेरिया की पहचान करना कि मलेरिया का वायरस फॉल्सीफोरम है या वाइवैक्स है और या फिर मिक्स है, और तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग था कि नहीं? हाँ, वही हम देखने वाले हैं। देखिए,
द अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कॉज्ड बाय वाइवेक्स कैन बी ट्रीट विथ क्लोरोक्विन। जो अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जा सकता है। जो अनकॉम्प्लिकेटेड, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वह मलेरिया अगर है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्लोरोक्विन का यूज करेंगे 10 mg पर केजी वंस अ डे फॉर 3 days, और प्राइमाक्यून 0.25 mg पर केजी वंस अ डे फॉर 14 days along with the एंटी मलेरियल्स। फीवर शुड बी ट्रीटेड विथ पैरासीटामोल। ठीक है, ये हम किसके साथ यूज करते हैं? जब अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है और बाइवेक्स मलेरिया पैरासाइट है तब। अब वो आपसे पूछ लेगा कि अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में जो वाइवेक्स पैरासाइट है उसके लिए हम ट्रीटमेंट में क्या क्या देते हैं? क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन। अब क्लोरोक्विन कितना देते हैं? हाँ, 10 mg पर केजी बॉडी वेट वंस अ डे, दिन में एक बार, और कितने दिन तक? 3 days। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है यही चीज, है ना। प्राइमाक्यून का क्या है, अब बताइए मुझे, कितना देते हैं? हाँ, वंस अ डे फॉर 14 days। ओके, ये किसका ट्रीटमेंट है? अरे मलेरिया में किस पैरासाइट का? हाँ, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में वाइवेक्स के लिए, ठीक है। अरे दोनों देते हैं, और साथ में बुखार के लिए पैरासीटामोल, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, फॉल्सीफेरम मलेरिया, है ना। फॉल्सीफेरम मलेरिया इज ट्रीटेड विथ आर्टिमेसेनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। और फॉल्सीफेरम के लिए हम क्या देते हैं? हाँ, आर्टिमेसेनिन का कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं। If the patient has altered level of consciousness, seizures, shortness of breath, or severe malnutrition or any other sign of complicated malaria, he or she should be referred to a primary health center or higher center for the further management. Okay? अगर पेशेंट को बुखार के साथ अनकॉन्सियसनेस है, सीजर, झटके आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत है उसको, बहुत ज्यादा माल नरिश्ड है, ऐसी कंडीशन पर हम उसे, ये कहलाएगा कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, है ना। और इस टाइम पर हम उस पेशेंट को क्या कर देंगे? हायर फैसिलिटी के रेफर कर देंगे फॉर द फर्दर मैनेजमेंट। ओके, क्लियर हो गया? समझ में आया कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया क्या है, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया क्या है, कॉम्प्लिकेटेड में क्या करना है, अनकॉम्प्लिकेटेड में क्या करना है? क्लियर हो गया? उसके बावजूद भी वाइवेक्स अगर पाया जाता है तो क्या ट्रीटमेंट चलाना है, कितना चलाना है, कितने दिन चलाना है, और फॉल्सीफेरम पाया जाता है तो कौन सी थेरेपी, कौन सा ट्रीटमेंट चलाना है? क्लियर? यहां से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं आपसे बताऊं। वो आपसे पूछ लेगा कि अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में वाइवेक्स पैरासाइट को ट्रीट करने के लिए प्राइमाक्विन का डोज कितना होता है? के हाँ, mg पर केजी बॉडी वेट वंस अ डे फॉर 14 days, पूरा बताना है, ठीक है, पूरा याद रखना है, ठीक है। अब फिर आप बोलोगे सर हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये क्वेश्चन कहां से आ गया? वो क्वेश्चन ऐसे बना के देता है, अब एक एक लाइन को तो आप नहीं पढ़ के याद रख पा रहे थे ना पहले। वो डीप क्वेश्चन इसे ही बोलते हैं कि उसने अंदर से पूछा और हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। क्लियर हुआ? चलिए, अब मुझे बताइए, यहां किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए आगे चले। अब देखो, अब आ गया अपना, अब पहले इस एक्सरसाइज है, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मलेरिया इन इंडिया? पढ़िए, पहले गौर से पढ़िए, गौर से पढ़ के देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन से पढ़ो। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स आएगा, क्यों आएगा, कोई बताएगा?
वेरी गुड। इंडिया में दो पाए जाते हैं, हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था कि फॉल्सीफेरम और वाइवेक्स पाया जा रहा था। और इसने पूछा है कि विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मलेरिया इंडिया। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इंडिया में मलेरिया का? तो प्लाज्मोडियम ओवली वो पाया नहीं जाता। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इंडिया में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरी वो भी बहुत कम पाया जाता है, ना के बराबर। और नॉन ऑफ दी एबव तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक पाया जाता है, वो कौन सा है? क्लियर हुआ? ये चीज थी। अब देखो पूछा है एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ मलेरियल फीवर, तो बता सकते हैं कितनी स्टेज है? हाँ तो उसको भी टिक देंगे। बोलो बोलो। हाँ, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं फाइलेरिया। क्या पढ़ने वाले हैं? फाइलेरिया। ओके, देखिए क्या है। फाइलर मींस थ्रेड लाइक। जो फाइलर है, फाइलर का मींस होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किसके लाइक स्ट्रक्चर? धागे नुमा, धागे की नुमा संरचना। क्लियर हुआ? फाइलर का मींस क्या है? धागे नुमा संरचना। जो धागा होता है, पतला धागा, उसके लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए, फाइलर मींस थ्रेड लाइक। लिम्फेटिक फाइलियरिस इज इन्फेक्शन विद द फाइलेरियल वॉर्म्स, है ना। फाइलेरियल वॉर्म्स, फाइलेरिया को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी कहते हैं। क्लियर? ओके, आगे देखिए। बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ब्रूगिया मलाई और ब्रूगिया टिमोरी, द फॉर्मर बीइंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड पैरासाइट और लिम्फेटिक फाइलियरिस है, उसके 3 प्रकार के टाइप्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? हाँ, है ना। और इसके वाइड स्प्रेड पैरासाइट ये पाए जाते हैं। अब देखिए, अब वो नेक्स्ट, देयर फॉर द डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड वुचेरियासिस। अब आपसे वो पूछ लेगा बुचेरियासिस के नाम से किस डिजीज का दूसरा नाम बुचेरियासिस है? फाइलेरिया का। क्लियर? आगे देखिए, बैंक्रॉफ्टिन फाइलेरियासिस भी जिसे बोलते हैं। These parasites are transmitted to human through the bite of an infected mosquito and develop into adult forms in the lymphatic vessels, causing severe damage and swelling. Lymphadenema shown in the table. और ये पैरासाइट ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड। जो मॉस्किटो रहते हैं, उनके द्वारा ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है। इसमें होता क्या है, जो एडल्ट फॉर्म्स है वो जैसे ही वो बाइट करता है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो खा लेता है, बाइट करता है, तो लिम्फ वेसल्स हैं, वो क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं, और उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं लिम्फोडीमा। लिम्फ में क्या हो गया? ओडीमा हो गया। ओडीमा का मीन्स क्या होता है? अरे स्पीकर म्यूट करो सभी लोग।
चलिए, ठीक है, डैमेज करके लिम्फ एडिमा बोलते हैं जिसे, ठीक है। एडिमा का मीन्स क्या होता है? स्वेलिंग होना, ठीक है, स्वेलिंग आ जाना, ओके। अब आपने एक बीमारी देखी है, हाथी पांव देखा है किसी ने? हाथी पांव, हाँ सुना है नाम? हाँ, तो वो किसके कारण होता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, उसमें क्या होता है, जो लिम्फ वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और वो उनमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसका कारण वो पैर या हाथ है वो उसका फूल जाता है, देखा है? हाँ, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये, हाँ बोलो। नहीं, गले, अरे यह वही होती है जिसमें जो साइज होता है, जो लिम्फ वेसल्स है उनका साइज एकदम बढ़ जाता है, जिसके कारण जो स्वेलिंग आ जाती है लिम्फ वेसल्स में, दैट इज कॉल्ड एलिफेंटियस लिम्फेडिमा, ठीक है, ओके। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारणी, ये चार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखिए, ये ये पैरासाइट्स हैं, और ये कुछ वेक्टर या मॉस्किटोज हैं। अब बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी किसके द्वारा फैलता है? कुलेक्स। ब्रूगिया मलाई, मैंसोनिया। और ब्रूगिया टिमोरी, मैंसोनिया या फिर एनोफिलाइन, ठीक है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है इसीलिए। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं, देखिए क्या है। द एडल्ट worms which usually stay in one tissue release early larval forms known as microflaria into the host blood stream. These circulating microflaria can be taken up with a blood meal by the arthropods vector. In the vector, they develop into infected larvae that can be transmitted to a new host. और ये जो फाइलेरिया है, ये अपना जो लार्वा है, अपना जो लार्वा है वो किस में कर देता है, माइक्रोफ्लारिया है वो किस में वो भेज देता है, किस में चला जाता है, जो होस्ट है उसके किस में, ब्लड स्ट्रीम में, ओके, उसमें सर्कुलेट होता है, वहीं से वो पोषण लेता है, और उसके अलावा उसके बाद वो नेक्स्ट किसी और व्यक्ति को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, उसमें ट्रांसमिट हो सकता है और न्यू होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखिए, repeated mosquito bite over several months to years are needed to get lymphatic filariasis. People living for a long time in tropical or subtropical areas where the disease is common are at the greatest risk of river infection. Short term tourists have a very low risk. और जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल क्षेत्र हैं वहां पर फाइलेरिया के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, वहां पर इन्फेक्शन रेट, इनकी जो इन्फेक्टेड जो रेट होती है वो ज्यादा होती है, साथ में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर इसका जो रिस्क है वो कम रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स, क्या देखते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस। तो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस आज एज फॉलोज। फर्स्ट है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में पहली जो स्टेज है वो है सिम्टोमेटिक ए माइक्रोफाइलेरियमिया, ठीक है। इसमें विच हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, पेशेंट्स हैव हैड Patients have had great exposure to the lymphatic filariasis vector but still show no infection. जो पेशेंट है वो क्या रहेगा, उसका ज्यादा एक्सपोजर हुआ है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से, वो एक्सपोजर हो चुका है, उसको लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा, these patients may have immunity to the disease and could be of great use of medical researches. और उसके अंदर इसके अगेंस्ट क्या बन चुकी है,
इम्यूनिटी बन चुकी है, इसके अंदर इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, और वो एक क्या हो चुका है, वो मेडिकल रिसर्च के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं कि उसके अंदर फाइलेरियासिस से एक्सपोजर तो हुआ है, लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन देखने को अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, next, they have an infection that is not detected by standard clinical test but may exhibit filarial antigen in their blood. हम उसके अगर इन्फेक्शन को देखना चाहें, डिटेक्ट करें, तो वो क्लिनिकल टेस्ट जो हम करते हैं उन स्टैंडर्ड में उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसको वहां पहचान नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसके ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में फाइलेरिया का एंटीजन है वो प्रेजेंट रहता है, होता है। क्लियर, उसे हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक, जिसमें कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, ए माइक्रोफ्लेरिया, और उसके ब्लड में भी जो फाइलेरिया में फ्लेरिया है वो भी नहीं दिख रहा है। क्लियर, जब उसे बोलेंगे एसिम्प्टोमेटिक ए माइक्रोफ्लेरिमिया। क्लियर हुआ इतना? अब हम देखते हैं एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफिलेरेमिया। एसिम्प्टोमेटिक रहेगा और माइक्रोफिलेरेमिया मींस ब्लड में माइक्रोफ्लेरा पाया जाएगा। देखिए, सो नो ओवर्ट सिम्टम्स ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बट हैव लेवल्स ऑफ माइक्रोफ्लेरा इन देयर ब्लड स्ट्रीम। और इसमें क्या रहेगा, जो पेशेंट है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स शो नहीं होगा, जबकि उसके ब्लड में जो माइक्रोफ्लेरिया है वो प्रेजेंट रहेगा उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। क्लियर हुआ इतना? हेलो, ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, have an elevated risk of developing chronic symptoms such as lymphedema, hydrocele and elephantiasis। लेकिन हमें किस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? लिम्फ लिम्फेडिमा, हाइड्रोसील और एलिफेंटियासिस। अब यहां से आपको वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि एलिफेंटियासिस या फिर लिम्फेडिमा या फिर हाइड्रोसील किस प्रकार की क्रोनिक, किस प्रकार की डिजीज में ये क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं? तो किस में देखने को मिलती हैं ये? हेलो, फाइलेरिया में देखने को मिलती है, फाइलेरियासिस में देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? और अगर ज्यादा पूछता है तो उसमें रहेगा एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफ्लायरेमिया में, ठीक है, जिसमें सिम्टम शो नहीं होंगे लेकिन उसके ब्लड स्ट्रीम में जो माइक्रोफ्लेरिया है वो पाया जाएगा। क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं एक्यूट सिम्टम्स। एक्यूट सिम्टम्स में क्या क्या है, देखिए, most commonly exhibited as fever, lymphangitis and lymphadenitis। तो जो एक्यूट सिम्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? फीवर आएगा, कौन कहाँ जा रहा है? हाँ, अब आ रही है। चलिए, तो एक्यूट सिम्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? फीवर, इसके साथ ही लिम्फेंजाइटिस और लिम्फेडिनाइटिस, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। साथ में ही द फीवर ऑफन कॉल्ड फाइलेरियल और
Elephantoid fever is immune mediated and generally accompanied attacks of lymphangitis. ठीक है, तो ये फीवर रहेगा, उसको हम और क्या बोलते हैं? फाइलेरियल और एलिफेंटॉइड फीवर। क्या क्या बोलते हैं? फाइलेरियल और एलिफेंटॉइड फीवर, जो इम्यून मीडिएटेड रहता है और ये किस पर अटैक करता है? लिम्फेंजाइटिस पर। ठीक है, नेक्स्ट, साइट्स फॉर लिम्फेंजाइटिस आर ऑफन लिम्फ्स बट ऑल्सो वेरी टिपिकली द स्क्रोटम। और ये जो कहा कौन सी साइट होती है लिम्फ की? कहां पर लिम्फ जो नोड्स होते हैं वहां पर या लिम्फ वेसल्स पर ये अटैक करता है? साइट कौन सी रहती है? और लिम्स में, अब वो कोई से भी लिम्स हो सकते हैं, अपर लिम्स या लोअर लिम्स। अपर लिम्स में दोनों हाथ हो सकते हैं, लोअर लिम्स में दोनों पैर हो सकते हैं। क्लियर? Okay, next. Clinical symptoms are tender and hot sensation along the lymphatic channel and sometimes abscess can develop. और क्लिनिकल सिम्टम्स और क्या रहेगा? वहां टेंडरनेस रहेगी, हॉट सेंसेशन, गरम गरम रहेगा, गरम गरम लगेगा। इसके साथ ही लिम्फेटिक जो चैनल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, उनमें कभी कभी क्या हो जाएगा? स्वेलिंग आ जाती है और उसके साथ ही उनमें एब्सिस भी डेवलप हो जाता है। क्या? एप्सिस। एप्सिस का मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? वेरी गुड। क्या फॉर्मेशन होना? पस का फॉर्मेशन होना। क्लियर? आगे देखिए, lymphadeninitis is the formation of firm nodules due to the collection of adult worms in the lymph vessels or nodes in men. Nodules tend to form around the scrotal areas. और लिम्फ एडिनाइटिस में क्या होता है? जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, नोड्यूल्स कैसे हो जाएंगे? थोड़े फर्म टाइप में नोड्यूल्स बन जाएंगे, जिनमें जो कलेक्शन हो जाएगा इसका, एडल्ट जो वॉर्म्स है उनका कलेक्शन हो जाएगा, जो लिम्फ वेसल्स हैं और लिम्फ नोड्यूल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, उनके अंदर। ठीक है, और ये ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलेगा? और स्क्रोटम के साइड में देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, स्क्रोटम एरिया में। अब हम देखते हैं क्रॉनिक सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे। क्रॉनिक सिम्टम्स में हाइड्रोसील रहेगा। Hydrocele is the condition associated with severe and often permanent inflammation of the spermatic cord. जो स्पर्म ले जाने वाली जो कॉर्ड होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और परमानेंटली हो जाता है। इट कैन अकर ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ वॉर्म्स इन लिम्फ वेसल्स अराउंड द स्क्रोटल एरिया। और जो हमारा स्क्रोटम है उसके आसपास का एरिया है, वहां पर जो वॉर्म्स है, एडल्ट वॉर्म्स है, वो वहां की जो लिम्फ वेसल्स जो पाई जाती हैं उनमें जाकर वो इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है और क्या कर देता है? एनलार्ज कर देता है वहां के एरिया को। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसील। ठीक है, दूसरा, if the hydrocele is an extension of the lymph vessels, microflaria are often found in hydrocele fluid. और जो हाइड्रोसील होता है उसमें ज्यादातर कॉज रहेगा जो लिम्फ वेसल्स हैं, और उनमें जो माइक्रोफ्लेरिया है वो आकर वहां पर प्रेजेंट रहेगा, और जो हाइड्रोसील का जो फ्लूइड है उसमें भी माइक्रोफ्लेरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, if a hydrocele or other swollen lymph sacs open into the urinary tract, patients exhibit the condition known as chylorrhea. और जब हाइड्रोसील है या फिर उसके साथ में ही और स्वेलिंग हो गई है, लिम्फ जो ब्रेक्स हो गए हैं, कहां पर? यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। यूरिनरी ट्रैक्ट है, वहां पर जो लिम्फ वेसल्स या लिम्फ नोड्स हैं वो क्या हो गए हैं? ब्रेक हो गए हैं। ब्रेक हो गए हैं मीन्स टूट गए हैं। तो वहां पर पेशेंट की जो कंडीशन उस टाइम पर रहेगी उसे हम बोलते हैं चाइलूरिया। इसमें क्या रहता है? यूरिन के साथ वाइट कलर का मिल्की अपीयरेंस देखने को मिलता है, दूध जैसा सफेद भी कुछ साथ में निकलता है, जिसे हम जिस कंडीशन को चाइलूरिया बोलते हैं, जो हाइड्रोसील के कारण हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? आया था ना? क्या पूछा था उसने? हाँ, हाइड्रोसील में। क्लियर हुआ?
वो ऐसे भी पूछ सकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट के आसपास की जो लिम्फ वेसल्स है वो स्वेलन हो गई और ब्रेक्स हो जाए, जिसके कारण यूरिन में वाइट मिल्की एपियरेंस देखने को मिलता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं उसे? चाइलूरिया। ओके। And if not treated promptly and effectively, chylorrhea can result in loss of important nutrients. और अगर इसको टाइम रहते अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो चाइलूरिया की कंडीशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो पेशेंट है वो माल नरिश्ड हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट ड्रामेटिक एंड debilitating results of lymphatic filariasis is elephantiasis. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये ठीक है। ये कौन है जो आपस में बातें कर रहा है? अगर क्लास नहीं रहनी है तो रिमूव हो जाए, ठीक है, लेकिन डिस्टर्ब ना करे। वेट करना, मैं देखता हूं कौन है ये। चलिए, सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अब? हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? स्क्रीन शो हो रही है? चलिए, ठीक है। वो यहां से क्वेश्चन देगा, द मोस्ट ड्रामेटिक एंड डेलिबरेटिंग रिजल्ट ऑफ लिम्फेटिक फेलियरियासिस इज ऑप्शन ए हाइड्रोसिल, ऑप्शन बी चाइलूरिया, ऑप्शन सी एलिफेंटियासिस, ऑप्शन डी फीवर। एलिफेंटियासिस क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंटियासिस, सीवियर स्वेलिंग इन द लिम्स। अब लिम्स में कौन कौन से लिम्स आ सकते हैं? अपर लिम्स या फिर लोअर लिम्स, और स्क्रोटम, ब्रेस्ट एंड वल्वा ड्यू टू ब्लॉकेज इन द लिम्फ वेसल्स कॉज्ड बाय नेस्ट ऑफ एडल्ट वॉर्म्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आपने आपने देखा है, अगर कोई पानी की लेजम है, अगर आपने उसको यहां से ब्लॉक कर दिया तो यहां पर पानी इकट्ठा होने लगेगा कि नहीं? जिसके कारण ये लेजम है उसकी में स्वेलिंग आ जाएगी, फूल जाएगी कि नहीं यहां पर? इसी प्रकार से इसमें रहेगा। जैसे ये लिम्फ वेसल्स है, मान लीजिए ये लिम्फ वेसल्स है, और इसमें क्या हो गया, ये लिम्फ वेसल्स जो पाई जाती हैं, जैसे लिम्स है, स्क्रोटम है, ब्रेस्ट है, वल्वा यहाँ पर, और मान लीजिए अब ये ब्लॉक हो गई, तो ब्लॉक हो गई तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ का एरिया है ये क्या हो जाएगा, अब ये फूल जाएगा कि नहीं? स्वेलिंग आ जाएगी कि नहीं यहाँ पर? उसी को बोलते हैं एलिफेंटियासिस। इसी में क्या हो जाएगा, इसी को एलिफेंटियासिस बोलते हैं, जब जो लिम्फ वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण उसमें स्वेलिंग आ जाती है, दैट इज कॉल्ड लिम्फेडिमा और एलिफेंटियासिस। क्लियर हुआ? अब वो आपसे पूछ सकता है कि जो स्वेलिंग होती है एलिफेंटियासिस होता है, या फिर जो लिम्फ वेसल्स में जो स्वेलिंग आ जाती है या लिम्फेडिमा होता है, वो किस किस साइट पर देखने को मिल सकता है? क्या क्या साइट है उसकी हो सकती हैं? ऑप्शन ए लिम्स, ऑप्शन बी स्क्रोटम, ऑप्शन सी ब्रेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारी हो सकती है। अब क्वेश्चन एक्सेप्ट करके पूछ सकता है वो आपसे, तब आपको पता होना चाहिए कि चार साइट है, उसके अलावा अगर कोई और है तो वो एक्सेप्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखते हैं ऑकल्ट फाइलेरियासिस। क्या देखते हैं हम? ऑकल्ट फाइलेरियासिस में देखिए, क्लासिकल मैनिफेस्टेशंस आर नॉट प्रेजेंट, माइक्रोफिलेरिया आर नॉट फाउंड इन द ब्लड। अब वो आपसे पूछ लेगा किस टाइप्स के फिलेरियासिस में
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं और माइक्रोफिलेरिया भी प्रेजेंट नहीं होता है। ऑकल्ट फाइलेरिया और साथ में क्या है, बिलीव्ड इन टू रिजल्ट फ्रॉम अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू फाइलेरियल एंटीजेंस derived from microfilariae. Best known example is tropical pulmonary eosinophilia मीन्स। और इसके साथ ही क्या होता है, इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, अब वो आपसे पूछ लेगा कि किस प्रकार के फाइलेरिया या ओकल्ट फाइलेरियासिस का इनमें से किस प्रकार का जो सिम्टम्स है वो नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट ऑप्शन ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर नॉट प्रेजेंट, ऑप्शन बी microflaria are not found in the blood, option C believed to result from a higher sensitivity reaction to a filarial antigens, or option D the microflaria should be present in the blood but patient is asymptomatic। डी मीन्स, डी में मैंने क्या बोला कि द माइक्रोफ्लेरिया जो है ब्लड में प्रेजेंट रहता है जबकि पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है। जबकि ये दोनों कंडीशन, ये जो मैंने बताया ये गलत है। बाकी की तीनों कंडीशन वो ओकल्ट फाइलेरियासिस की है जिसमें ब्लड में माइक्रोफ्लेरिया प्रेजेंट नहीं रहेगा। दूसरी कंडीशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कोई भी शो नहीं होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे। तीसरा हाइपर सेंसिटिविटी रहेगी किसके लिए, एंटीजन के लिए, फाइलेरिया एंटीजन के अगेंस्ट। क्लियर हुआ? चलिए अब जैसे हम देखते हैं डायग्नोसिस क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है। देखिए क्या है, लेट अस नाउ रीड द डायग्नोसिस ऑफ माइक्रोफ्लेरिया आज गिवन बिलो। आइडेंटिफिकेशन टू माइक्रोफ्लाई इन ब्लड स्मीयर बाय माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन, स्टैंडर्ड मेथड द माइक्रोफ्लेरिया दैट कॉज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस सर्कुलेट इन द ब्लड एट नाइट कॉल्ड नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी है ना, एंड ब्लड कलेक्शन शुड बी डन एट नाइट। अब वो आपसे पूछ लेगा किस प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज या मलेरिया मस्किटो बॉर्न डिजीज में हम जो ब्लड कलेक्शन लेते हैं वो नाइट में लेते हैं, नाइट में लेना चाहिए। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी फाइलेरियासिस, ऑप्शन सी चिकनगुनिया, ऑप्शन डी काला अजहर। हाँ, किस प्रकार की डिजीज में जो सैंपल कलेक्शन है वो नाइट में किया जाता है, तो वो कौन सी में, फाइलेरियासिस में। ठीक है, blood collection should be done at night to continue to without appearance of the microfly and a thick smear should be made and stand with gimsa and हेक्सामेथोक्सिलिन एंड यूसिन। ठीक है, तो नाइट में इसका सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। आगे देखिए बाकी का क्या है, फॉर इंक्रीज सेंसिटिविटी कंसंट्रेशन टेक्निक्स कैन बी यूज्ड, और सेंसिटिविटी इंक्रीज, हाँ बोलो, कुछ कुछ पूछना है क्या? हेलो, किसी को कुछ पूछना है क्या? चलिए आगे। और जो इंक्रीज सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए उसकी हमें कंसंट्रेशन टेक्निक को यूज करना चाहिए। उसकी कंसंट्रेशन टेक्निक यूज करके हम उसकी सेंसिटिविटी को भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए सीरोलॉजिकल टेक्निक क्या है, पेशेंट विथ एक्टिव फाइलेरियल इन्फेक्शन टिपिकली हैव एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटीफाइलेरियल IgG4 in the blood and these can be detected using routine assays। ठीक है, पढ़ लेना, पहली बात पढ़ लिया, कुछ समझ में आया है या नहीं बताइए, कुछ समझ में आया है? हाँ, वो आपसे पूछ लेगा किस प्रकार की वेक्टर बॉर्न या मॉस्किटो बॉर्न डिजीज के अंदर आईजी IgG4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है। किस 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 डिजीज कंडीशन में होता है, फाइलेरिया में। ओके, नेक्स्ट, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक कार्ड टेस्ट ICT टेस्ट किस किस डिजीज में या वेक्टर डिजीज में किया जाता है, फाइलेरिया में। अब वो आपसे पूछेगा ऑल दीज फॉलोइंग पॉइंट्स विच टेस्ट शुड नॉट बी डन इन द फाइलेरियासिस।
ये जो सभी जो टेस्ट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा टेस्ट है जो फाइलेरियासिस में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, सुनते जाना, ऑप्शन ए, serological techniques in which the elevated levels of IgG4, option B, option B, the blood collection should be done at night, option C, ICT test, and option D, Western blot टेस्ट। क्योंकि नाइट में कलेक्शन किया जाता है, सैंपल कलेक्शन नाइट में लिया जाता है। सैंपल में क्या कलेक्ट करते हैं हम? अरे ब्लड लेते हैं, ब्लड का सैंपल कनेक्शन नाइट में करते हैं। दूसरी बात, फाइलेरियासिस में IgG4 का लेवल है वो बढ़ जाता है। तीसरा, ICT टेस्ट है वो भी फाइलेरियासिस के लिए किया जाता है। ICT का पूरा नाम क्या है? हाँ, इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टाइप टेस्ट। अब देखिए क्या है, हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिसिटी डिटेक्ट वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी इन्फेक्शन। टेस्ट के स्टार कॉमर्शियली अवेलेबल। द टेस्ट रिक्वायर्स 100 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ड्रॉन एट एनी टाइम डे और नाइट। ठीक है, तो ये कुछ इम्यूनोकार्ड की सेंसिटिविटी में हम यूज करते हैं, जिसके अंदर इसकी जो सेंसिटिविटी रेट रहती है वो हाई रहती है। इसके अलावा इसके द्वारा हम बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट किट कॉमर्शियली अवेलेबल रहती है। और इसके साथ ही क्या रहता है, टेस्ट करने के लिए 100 माइक्रोलीटर ऑफ फिंगर प्रिक ब्लड स्ट्रेन चाहिए होते हैं। मीन्स ब्लड स्ट्रेन चाहिए होते हैं। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 100 माइक्रोलीटर मीन्स मतलब ब्लड सैंपल कम से कम 2 से 5 ml होना चाहिए, जिसमें से हम कम से कम 100 जो ड्रॉप्स है वो बना सके, फिंगर प्रिक से हम पैक करके उसके टेस्ट कर सकें अच्छे से। ठीक है, अब नेगेटिव, पॉजिटिव वीक और पॉजिटिव, ये कुछ टेस्ट हैं सी और टी के। ठीक है, तो ये चीज ये नहीं, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसको छोड़ दो। अब हम देखते हैं प्राइमरी मैनेजमेंट क्या करेंगे फाइलेरियासिस के लिए। तो लिम्फेडिमा मैनेजमेंट के लिए हम करते हैं द गाइडलाइंस फॉर द फर्स्ट लेवल केयर वर्कर्स डेवलप्ड बाय WHO टू मैनेज एक्यूट डर्मेटोलिम्फेरेंजाइटिस आर एज फॉलोड। ADLA के लिए करेंगे। किसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम पहले? ADLA, फुल फॉर्म ऑफ ADLA, एक्यूट डर्मेटो लिम्फेंजियो एडिनाइटिस। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रीट फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड ADLA। हम किस प्रकार का ट्रीट ADLA है, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, गिव एनाल्जेसिक के फॉर्म में हम पैरासीटामोल देंगे 1 ग्राम गिवन 1 to 3 टाइम्स इन अ डे। दिन में 3 से 4 बार पैरासीटामोल की टैबलेट देंगे। इसके साथ ही ओरल एंटीबायोटिक। हाँ बोलो, कुछ पूछना है क्या? ओरल एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे, जैसे एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं 500 mg की, वो 1.5 ग्राम की दे सकते हैं। 3 डिवाइडेड डोज कर सकते हैं एटलीस्ट 8 डेज के लिए। इन केस ऑफ एलर्जी टू पेनिसिलिन, अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है उसे, तो ओरल इरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही क्लीन दी लिम्स विद एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक से उसके लिम्स को क्या करेंगे, वॉश कराएंगे, क्लीन कराएंगे। चेक फॉर एनी वुंड्स, कट्स, एब्सिस और इंटर डिजिटल इन्फेक्शन, और हम देखेंगे कि उसके लिम्स में किसी प्रकार का कोई वुंड, घाव, कट या एब्सिस तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, गिव एडवाइस अबाउट प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक लिम्फेडिमा कॉज्ड बाय लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। उसे एडवाइस देना कि उसे बचकर रहना है कि उसमें लिम्फेडिमा ना हो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के कारण। इसके साथ ही डू नॉट गिव एंटी फाइलेरियल मेडिसिन, और हम उसे एंटी फाइलेरियल मेडिसिन नहीं देंगे।
इसके साथ ही होम मैनेजमेंट देंगे, जिसमें उसको घर पर फ्लूइड ज्यादा लेने के लिए बोलेंगे, रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, लिम्ब को एलिवेट करके और उठाकर पैर को ऊपर रखकर बोलेंगे, रख के रहे इससे बोलेंगे। रिंगलिंग ऑफ टॉयज देखेंगे, करेंगे, देखेंगे, उससे बोलेंगे कि पैरों में सुन्नपन सा तो नहीं आ रहा, चींटी सी तो नहीं रेंग रही है, इसको देखे। कूलिंग द लिम्ब विथ कोल्ड वाटर, और ठंडे पानी से पैर को साफ रखे, धोए। ये कुछ होम मैनेजमेंट हम उसको बताएंगे, साथ में ही फॉलो अप करेंगे हर 2 दिन के बाद घर पर जाकर। इफ सिचुएशन नॉट इम्प्रूव देन द पेशेंट शुड बी रेफर्ड हायर फैसिलिटी फॉर द फर्दर मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? अब वो आपसे पूछेगा कि in the following all points which points should be accept in the ADLA। ये जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट ADLA का नहीं है? नंबर ऑप्शन ए, गिव एनाल्जेसिक्स सच एज पैरासीटामोल। ऑप्शन बी, गिव ओरल एंटीबायोटिक सच एज एमोक्सिलिन और इरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन सी, क्लीन द लिम्ब विथ एंटीसेप्टिक। ऑप्शन डी, गिव द एंटीफिलेरियल मेडिसिन। हाँ, हम उसे क्या नहीं देंगे? एंटीफिलेरियल मेडिसिन से हम नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हम उसे एंटीफिलेरियल मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जो डायग्नोस्टिस पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत सारी ऐसी डायग्नोसिस थी जिनमें हमें यही पता नहीं चल पा रहा था कि उसके अंदर ब्लड के स्ट्रीम में फाइलेरिया है या नहीं। जब हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, तो बिना डिटेक्शन के हम कैसे दे देंगे उसे? हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का जानते हो? बुखार आ रहा है तो पीसीएम दे दी, पैर में अगर इन्फेक्शन सा लग रहा है, वुंड लग रहा है, तो हम उसको वॉश करने के लिए बोलेंगे एंटीसेप्टिक से। समझ में आ गया? ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं और क्या है। ट्रीट टू सीवियर एडीएल। अब वो जो हमने देखा था वो अनकॉम्प्लिकेटेड एडीएल के लिए था। अगर सीवियर एडीएल है, एडीएल है, तब क्या करना है हमें? रेफर द पेशेंट टू फिजिशियन इमीडिएटली टू रिसीव रिकमेंडेड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, पेनिसिलिन। और जैसे ही हमें पता चलता है कि एडीएल सीवियर एडीएल है, तो हमें तुरंत ही क्या करना है? पेशेंट को रेफर करना है हायर फैसिलिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, गिव एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक सच एज पैरासीटामोल। दर्द के लिए, बुखार के लिए उसे पैरासीटामोल दे सकते हैं। और डू नॉट गिव एंटीफिलेरियल, और यहां पर भी हम उसे एंटीफिलेरियल मेडिसिन नहीं दे रहे हैं। क्लियर? अब हाइड्रोसील का मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे? तो इंडिविजुअल्स विथ स्क्रोटल स्वेलिंग शुड बी रेफर टू अ फैसिलिटी फॉर डायग्नोसिस एंड इफ नेसेसरी सर्जरी। और हाइड्रोसील का मैनेजमेंट के लिए यही है कि पहले हम उसका असेसमेंट करें, डिटेक्शन करें, और उसके बाद उसको रेफर कर दें फॉर द फर्दर मैनेजमेंट और सर्जरी के लिए। ठीक है, ये हमारा फाइलेरिया है जिसको हमने पढ़ा था। इसमें आज हमने कौन कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीज या मॉस्किटो बॉर्न जो डिजीज है वो कंप्लीट की है? मले मलेरिया और फाइलेरिया। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम काला अजर के बारे में पढ़ेंगे, काला अजर को कंप्लीट करेंगे।